नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। द ललन टॉप के स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेम में हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान जी। कैसे हैं अंशुमान जी? मैं बढ़िया हूँ और ललन टॉप के सारे दर्शकों का अर्थात के सारे दर्शकों का स्वागत है। हाँ, अब बातचीत को आगे बढ़ाया जाए अंशुमान जी। थोड़ा सा पिछला अंक जो है एक बार हम लोग रिकॉल कर लिया जाए, क्योंकि हम इस अर्थात में जो बातचीत करने वाले हैं कमोबेश मोटा मोटी वहीं से जुड़ती है सारी चीजें हम लोगों की। हाँ, जैसे पिछला अंक था हमारा आर्ट ऑफ वॉर से हमने शुरू किया था। सुन त्जू की किताब है और फिर कैसे चाइना धीरे धीरे घुसपैठ करता गया और घुसपैठ एकदम आर्थिक मोर्चे पर आकर किया उसने। उसने कई मेक इन इंडिया जैसी चीज की रीढ़ की हड्डी बन गया चाइना। तो हमने इन सब चीजों पे पिछले अंक पे बातचीत की थी। एक आध सवाल भी आए हैं दर्शकों के, हम वहां से भी कुछ बातचीत करेंगे। इस बार के अर्थात पर जाने के पहले इंडिया टुडे हिंदी के अंक के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। सिद्धांत, आमतौर पर ये हमारे सालाना बेस्ट कॉलेज इशू का यह संस्करण का अंक होता है और वो अंक इस बार भी हम लेकर आए हैं। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी विषम हैं इस बार। कोविड लॉकडाउन के कारण कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन कॉलेजेस आगे खुलेंगे उस समय लोग छात्रों को और युवाओं को सबसे अच्छे कॉलेज चुनने में सहूलियत हो सके, उन्हें वो रैंकिंग मिल सके जिसका वो हर साल इंतजार करते हैं। इसलिए हमने चीन और कोविड के बीच में भी इस सारे क्रम को रोक कर अपने इस महत्वपूर्ण एजुकेशन के इशू को बीच में प्लान किया है। और अगली बार का अंक आपको बताएगा कि भारत के सबसे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं अलग अलग क्षेत्रों में और किन कॉलेजेस की क्या रैंकिंग है, और विज्ञान, तकनीक, कानून, कला से लेकर विभिन्न क्षेत्रों तक पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे संस्थान कौन से होते हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। यानी इस बार के अंक पे के बाद शायद हम फिर से चीन और कोरोना और इस पूरी रणनीति को फिर से देख पाएंगे। हाँ, चीन पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। पिछले अंक में भी हमने चीन पर बात की थी, आज भी हम अर्थात को उसी श्रृंखला में चीन पर चर्चा कर रहे हैं और अगले संस्करण में भी हम चीन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चीन हमारी चिंताओं का, हमारी चुनौतियों का, हमारे सवालों का इस समय सबसे बड़ा केंद्र है और ये काफी लंबे समय तक बना भी रहेगा। सवालों का सबसे बड़ा केंद्र इस बार के अर्थात का शीर्षक है तेरी दोस्ती का सवाल है। क्या है, लब बोलो आप। सिद्धांत, इस हफ्ते जब हम इसको शूट कर रहे हैं तो इस हफ्ते दो महत्वपूर्ण चीजें हमारे आसपास हुई। एक तो यह कि इमरजेंसी की वर्षगांठ थी 25 तारीख को और जॉर्ज ऑरवेल की जयंती थी। तो ऑरवेल ये कहते थे कि स्वाधीनता का सबसे बड़ा मतलब ये है कि लोगों को वह बताया जाए जो वो सुनना नहीं चाहते हैं। और जैसे जैसे चीन को लेकर स्थितियां स्पष्ट होती जा रही हैं हमारे सामने रणनीतिक मोर्चे पर, सरकार ने यह माना कि मई से चीन की फौज वहां जुटने लगी थी, गलवान घाटी में सक्रियता दोबारा बढ़ी, लेक के आसपास चीन की सक्रियता में तेजी आई और कई सारी चीजें जो आज से एक हफ्ते पहले तक हमारे सामने स्पष्ट नहीं थी या हमको लग रहा था कि इसमें एक पक्ष की बात सही है या दूसरे पक्ष की बात सही है, वो हमारे सामने उभर कर आ रही है। जैसे जैसे चीन से जुड़ी हुई चुनौतियां, चूक, रणनीतिक सवाल मुखर होते जा रहे हैं, चीन से जुड़े बाकी सवाल भी हमारे सामने उभर रहे हैं और निकलने लगे हैं। आज का जो अंक है, इस अंक का या इस विचार का श्रेय मैं एक बूढ़े फौजी को देना चाहूंगा। पिछले दिनों इस कुछ यात्राओं के दौरान जब चीन गलवान में जब चीन के साथ मुठभेड़ हुई और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद मैं एक बूढ़े फौजी से मिला। उनके पास सेना के कई सारे संस्मरण थे और वो कई जगह अलग अलग सीमाओं पर पोस्टेड भी रहे थे। उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा। वो सवाल दरअसल उनका सवाल क्या, वो देश के सारे लोगों के दिमाग में चलने वाला सवाल था। उन्होंने हमसे पूछा कि हमें ये बताओगे आप लोग कि चीन ने हमें कब धोखा नहीं दिया? भारत के इतिहास में पिछले 50 साल में कब ऐसा मौका आया है जब भारत को यह विश्वास हो गया कि चीन हमको कभी धोखा नहीं देगा? चीन ने हमें हमेशा धोखा दिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि चीन अपना सामान लेके हमारे घर घर में घुस गया, हमारे हाथ में, हमारी मेज पर, हमारे किचन में, हमारी सूचना में, सब जगह चीन फैल कैसे गए? ताऊ का ये सवाल बड़ा निर्दोष और बड़ा भोला सा सवाल था। वो फौजी थे, उन्होंने कहा कि जिसपे धोखा दिया जाता है उसे ऐसे घर में थोड़ी घुसा लिया जाता है, ये कैसे हो गया? और उन्होंने जो सवाल पूछा वो सवाल दरअसल
दो तीन बड़े सवालों का मिला हुआ एक सवाल था। और उस सवाल की छाया से सिद्धांत हमें तीन चार बड़ी चीजें झांकती दिख रही थी कि बहुत सारे लोग भारत के दिमाग में, लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रहे होंगे कि मसूद अजहर, न्यूक्लियर सप्लाईज, डोकलाम, लद्दाख, यहां तक चीन के से अपेक्षित रिश्ते और अपेक्षित गर्मजोशी ना मिलने के बावजूद भारत के भीतर आखिर चीन की इतनी पैठ कैसे हो गई। और इसके लिए मैं फिर संदर्भ देना चाहूंगा कि हम दो किश्तों में, एक बार भारत की डिजिटल इकोनॉमी में चीन की दखल पर बात कर चुके हैं और एक बार भारत की रियल ब्रिक एंड मोर्टार इकोनॉमी में, यानी कि कंस्ट्रक्शन, पावर, न्यूक्लियर एनर्जी इन क्षेत्रों में चीन की दखल की बात कर चुके हैं। इन दोनों के संदर्भ में, इन वास्तविकताओं के संदर्भ में, और इसके अलावा जो आयात चीन से होते हैं, चाहे वो घर में लगने वाली गणेश की मूर्ति हो या आपको मिलने वाली हाइड्रोक्सी की टेबलेट हो, आपके हाथ में जो सैनिटाइजर है उसके अंदर जो पंप लगा है उसके पुर्जे हो, या आपको मिलने वाले मास्क की रबर हो, यहां तक चीन का जो विस्तार है, या ऐसा हो क्यों गया। और ये सवाल कई सारे लोग सिद्धांत अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं कि आखिर हमने चीन पर इतना भरोसा क्यों कर लिया। हाँ, तीन सवाल मैं जहां तक अर्थात पढ़ रहा था, तीन सवालों के घेरे में हम बातचीत करने वाले हैं और बड़े मौजू और बड़े वाजिब सवाल हैं जो जरूर पूछे जाने चाहिए। सवाल कि हम चीनी निवेश को बढ़ावा क्यों देते जा रहे हैं, सवाल ये कि सुरक्षा, कंस्ट्रक्शन जैसे कोर और जरूरी सेक्टर्स में चीन कहां तक घुसा पड़ा है, कैसे घुसा पड़ा है, और जब चीन की टेक्नोलॉजीज पर दुनिया भर के कई देशों ने आपत्तियां जाहिर की, कई देशों ने आपत्तियां लगाई, फिर भी हम क्यों हाथ फैलाए, किस तरीके से, किन 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 फैसलों के तहत हाथ फैलाए खड़े थे चीन को बुलाने के लिए। आपके जिम्मे बातचीत। सिद्धांत तीन बड़े सवाल जो देश में हर व्यक्ति पूछना चाहता है पर वो शायद पूछ नहीं पाता क्योंकि सब है, और उसे पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को इन सवालों के जवाब अभी नहीं तो आने वाले कुछ समय में देने पड़ेंगे। और तीन सवाल क्या है? पहला बड़ा सवाल ये कि सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलता को के बावजूद चीन के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में, चीन से आने वाले उपकरणों में, चीन से आने वाली तकनीक में सुरक्षा संबंधी चिंताएं भारत में मोदी सरकार आने से पहले भी मुखर थी और पूरी दुनिया में मुखर थी। उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि केवल 4-5-6 साल में चीन की कंपनियां भारत के बाजार पर छा गईं। हमारे हाथ में मोबाइल फोन दिखने लगे, हमारे घर के नेटवर्क में चीन का इक्विपमेंट आ गया, हमारे टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर चीन आ गया। और 2014 में जब भारत से नोकिया बाहर जा रही थी, उस समय देश के अंदर चीन की कंपनियां प्रवेश कर रही थी। तो पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये कि उन सारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का क्या हुआ, उन सारे डरों का, उन सारे खौफ का क्या हुआ, जिनको लेकर पूरी दुनिया में चीन की टेलीकॉम कंपनियों को दुनिया के देश अपने यहाँ आने नहीं देते, हमने उनको क्यों आने दिया। दूसरा सवाल ये कि सबको ये पता है कि चीन की सरकारी कंपनियां और कुछ हद तक निजी कंपनियां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की पीएलए यानी चीन की सेना से रिश्ता रखती हैं। और चीन की कंपनियों का इतिहास आसानी से ढूंढा जा सकता है और जाना जा सकता है कि ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं पीएलए से जुड़ी रही हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने स्थापित किया है। उसमें कुछ कंपनियां सरकारी हैं, कुछ कंपनियां ज्वाइंट सेक्टर की हैं, कुछ कंपनियां प्राइवेट हैं। उन्हें ऐसी पिछले अंक के अर्थात में हम लोग विस्तार से बात की थी इस पर। अर्थात में हमने इस पर बात भी की थी, जैसे हमने बात की थी कि चाइनीज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन है, चाइनीज रेलवे कारपोरेशन नागपुर मेट्रो के लिए कोच बना रहा है या एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। आखिर ऐसी कंपनियां जिनके क्रेडेंशियल्स हमेशा से डाउटफुल है, दुनिया का कोई भी देश चीन की सरकारी कंपनियों को अपने यहाँ प्रोजेक्ट्स में आने की छूट तो नहीं देता, निजी कंपनियों तक पर पाबंदियां लगाता है। ऐसी कंपनियां भारत में चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन, चाइना रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन भारत में हाईवे, टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट्स में कैसे आ गई। वो प्रोजेक्ट जो भारत के रणनीतिक इलाकों से होकर गुजरते हैं और जिन्हें बनाने का काम चीनी कंपनियों को क्यों दिया गया। खासतौर पर चीन की दखल न्यूक्लियर मशीनरी में, बिजली टरबाइन मशीनरी में और प्रतिरक्षा तक में हो गई। अभी एक चर्चा पूरे सरकार के भीतर है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद रहे हैं उसका जो कच्चा माल है वो भी चीन से बनकर आया हुआ है। तो कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाई जा रही। तो अब जब हमारे दूसरा सवाल है कि जब ये कंपनियां जिनके क्रेडेंशियल, जिनकी साख, जिनके इरादे हमेशा षड्यंत्रकारी रहे हैं, जिन पर संदेह स्वाभाविक है, उन्हें हमने अपनी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में क्यों आने दिया, इतने अंदर तक क्यों आने दिया। और तीसरा बड़ा सवाल है कि
चीन से सामान मंगाना तो ठीक था, जिसकी बात हमने पिछली बार की थी कि हम 2012-13 तक चीन से सामान मंगाते थे, अपनी जरूरत के मुताबिक कंटेनर आते थे सामान के, चाहे वो कच्चा माल होता था, पुर्जे होते थे। हमने चीन से पूंजी मंगाना क्यों शुरू कर दिया? चीन की कैपिटल लेना क्यों शुरू कर दिया? और चीन की कैपिटल उन क्षेत्रों में लेना क्यों शुरू कर दिया जो हमारे भविष्य के लिहाज से, हमारे डिजिटल डेटा के लिहाज से, हमारे कनेक्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण है? जैसे कि भारत के जितने स्टार्टअप्स हैं जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ, वो सारे स्टार्टअप्स बैकएंड में भारत के बैंकों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेटीएम हो या बाकी लोग हों। तो ये जो पूरा डिजिटल इकोनॉमी के डेटा शेयरिंग का नेटवर्क है, इसमें हमने चीन को आने क्यों दिया? ये 3 बड़े सवाल हैं। ये सवाल मुझसे उन फौजी दादा ने भी पूछे थे, अलग अलग तरीके से उनका सवाल कुछ दूसरा था, पर ये 3 सवाल लोगों के दिमाग में इस समय है जब हमें दिख रहा है कि चीन ने दोस्ती पर या चीन पर विश्वास करने का नुकसान हमें सीमा पर अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है। एक चीज ध्यान हमें याद आता है कि भारत का कूटनीतिक तंत्र 2014 से पहले, और खासतौर से वो सारे लोग जो चीन और भारतीय कूटनीति को पिछले 10-12 साल से 15 साल से देख रहे हैं, उनको ये मालूम है कि भारत का कूटनीतिक तंत्र स्वाभाविक रूप से चीन पर शक करने के लिए बना था। पूरा भारत के कूटनीतिक ढांचे और आर्थिक ढांचे में कुछ ऐसी अलिखित नीतियां थी जो हमेशा चीन पर संदेह करती थी, चीन को आगे आने से, चीन को एक सीमा से अधिक बढ़ने से रोकती थी। 2014 से पहले दिल्ली के कूटनीतिक हलकों में सिद्धांत इस बात की चर्चा होती थी कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी बड़ा है, यानी भारत चीन को जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज्यादा आयात करता है, यानी कि उस कारोबार में चीन को ज्यादा फायदा होता है। भारत चीन से जो आयात करता है उसमें हाई सिक्योरिटी इक्विपमेंट से लेकर दवाएं और बहुत सारी चीजें शामिल हैं। भारत से होने वाले निर्यात में कच्चा माल है, थोड़े बहुत मिनरल्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और हम कोई हाई एंड प्रोडक्ट चीन को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम बहुत सारे हाई एंड और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट चीन से आयात करते हैं। उस समय दिल्ली की कूटनीतिक हलकों में कई सारे लोग ये सलाह देते मिल जाते थे कि इस व्यापार घाटे को दूर करने का एक ही तरीका है कि इस व्यापार घाटे के बदले चीन से निवेश आकर्षित कर लिया जाए। यानी भारत और चीन के बीच जो व्यापार घाटा है करीब करीब अब 30-40 अरब डॉलर का, इसकी भरपाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि चीन की कंपनियों का निवेश आमंत्रित कर लेते हैं। तो ट्रेड डिफिसिट को या व्यापार घाटे को निवेश से भरपाई कर ली जाएगी, और इससे हम चीन से कारोबार में जो गंवा रहे हैं वो निवेश के रूप में हमें वापस आ जाएगा। ये चर्चा 2014 में चुनाव होने और सरकार बनाने से पहले तक भारत के कूटनीतिक हलकों में चलती रहती थी, लेकिन कुछ वजहें थी ऐसी जिनके कारण पिछली सरकारों ने कभी ये हिम्मत नहीं दिखाई, उनके अंदर ये साहस नहीं हुआ कि वो चीन को भारत में सीधे निवेश करने की अनुमति दें या वो व्यापार घाटे की भरपाई के लिए चीन से निवेश बुलाना शुरू करें। 2014 के बाद इस पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन आया। स्पष्ट रूप से सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की, हमारे पास ऐसी सूचना नहीं कि सरकार ने इस नीति में बदलाव की कोई प्रत्यक्ष घोषणा की हो, लेकिन 2014 के बाद भारत में चीन की कंपनियों की सक्रियता, जिस पर हम पिछले 2 अंकों में बात कर चुके हैं, भारत में चीनी कंपनियों के सीधे निवेश, भारत में चीन की सरकारी कंपनियों का सरकारी परियोजनाओं में शामिल हो जाना और स्ट्रेटेजिक परियोजनाओं में शामिल हो जाना और चीन से बड़े पैमाने पर करीब करीब 8 अरब डॉलर तक की पूंजी आ जाना, ये साबित करता है कि शायद नई सरकार ने उस आइडिया को, उस विचार को स्वीकार कर लिया था कि चीन से व्यापार घाटे को कम करने के लिए चीन से की कंपनियों को सीधे निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका उदाहरण, इसका कई क्षेत्रों में उदाहरण मिलता है, लेकिन एक बिल्कुल सहज, जिसे हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं सिद्धांत, उस उदाहरण को या उस क्षेत्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे आज सबके हाथ में चीन के मोबाइल फोन हैं। अभी रेडमी, वन प्लस, Xiaomi की सेल हुई चीन गलवान घाटी में। भारत और चीन के बीच टकराव के बावजूद अभी अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर इनकी सेल्स हुई और उनके फोन बिके। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को शायद जिन्हें पिछले इतिहास की जानकारी नहीं होगी, अगर वो चाहेंगे तो उनको वो जानकारी ढूंढ सकते हैं। 2010-11 में भारत में ये स्थिति ये थी कि भारत में मोबाइल नेटवर्क जब बन रहे थे और भारत की मोबाइल कंपनियां अपने नेटवर्क इक्विपमेंट्स के लिए चीन पर निर्भर थी, तो भारत ने चीन के दूरसंचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ज्यादा बड़ी बात, पुरानी बात नहीं है, 2010-11 की। भारत ने चीन से आने वाले दूरसंचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ध्यान रहे कि 2010-11 में भारत में एक भी चीनी फोन ब्रांड मौजूद नहीं था, या जो थे काफी बैकलैश भी हुआ था, बैकलैश हुआ था, और वो जो चीनी फोन ब्रांड मौजूद थे वो इंपोर्ट होकर आते थे, भारत में नहीं बनते थे। 2014 में जब नोकिया, जो कि दुनिया की
सबसे बड़ी टेलीफोन निर्माता थी, जिसका भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट कहा जाता था, चेन्नई में लगा था। जब वो अपना सामान समेटकर भारत से बाहर जा रही थी, नोकिया का प्लांट 2014 में बंद हुआ और उससे बाहर जा रही थी, उस समय भारत के अंदर चीन की कंपनियां प्रवेश कर रही थी। नोकिया का बाहर जाना और चीन की कंपनियों के प्रवेश के बीच में कोई रिश्ता है, इसे आगे इसकी पड़ताल अभी नहीं हुई है, लेकिन नोकिया की भारत से विदाई और चीन की कंपनियों की आमद हुई। नोकिया की विदाई उस शोर में हुई थी जब भारत में नई सरकार बनी थी, तो हम पता नहीं चला पाए कि नोकिया के प्लांट बंद होने की एक बड़ी वजह तकनीकी चुनौतियां भी थी नोकिया की, एक बड़ी वजह राज्य सरकार की, तमिलनाडु राज्य सरकार की नीतियां भी थी, पर केंद्र सरकार भी उस कंपनी को रोक नहीं पाई और भारत से अपना सामान समेटकर चली गई। नोकिया का प्लांट बंद हुआ। 2010-11 तक 10-11-12 तक भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां थी और भारत के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या तकनीकी प्रमाणन करने वाली सरकारी संस्थाएं थी, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होता था कि भारत में चीनी इक्विपमेंट्स को आने के लिए इतने प्रतिबंध लगाए जाएं, इतने सवाल उठाए जाएं, इतनी तरह से जांच पड़ताल की जाए कि सुरक्षा संबंधी सारी चिंताएं सीमित कर ली जाएं। और उस समय भारत में टेलीकॉम नेटवर्क बन रहे थे, चीन की कंपनियों के इक्विपमेंट सस्ते थे और भारत की उस कंपनियों को उस समय काफी मुश्किल होती थी, क्योंकि उनकी लागत बढ़ती थी, कंपनियां सरकार से शिकायत करती थी। ये जद्दोजहद इतनी ज्यादा गहरी थी, 2010-11 के अखबारों की सुर्खियों में हर तीसरे चौथे दिन गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सूत्रों के हवाले से ये सुर्खी छपती थी कि चीनी उपकरणों में हैकिंग का खतरा है, चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगेगा, और प्रतिबंध लगा भी। अचानक 2014 के बाद हमने देखा कि भारत में चीनी कंपनियों के उपकरण हमारे चारों तरफ फैल गए, चीन के सारे ब्रांड हमारे सामने आ गए। एक महत्वपूर्ण पॉलिसी जिसका जिक्र लगातार पिछले सालों में सरकार करती रही, अब आगे करेगी कि नहीं करेगी, और जो 2014 के बाद सरकार की सक्सेस स्टोरी का, ये सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, इस पर बार बार प्रधानमंत्री और दूरसंचार मंत्री और तकनीक और आईटी मिनिस्टर ने बार बार कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़े मोबाइल फोन हब्स में शामिल हो गया है, स्मार्टफोन बनाने की भारत फैक्ट्री बन गया और भारत में से बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन का निर्यात होने लगा। ये कैसे संभव हुआ? यह इस तरह से संभव हुआ कि एक पॉलिसी 2012 से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले 2012 से भारत में एक पॉलिसी मौजूद थी, जिसमें था कि अगर दुनिया की कोई कंपनियां भारत में आकर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उन्हें कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि वो जो पूंजी लगाती हैं उसका कुछ हिस्सा उन्हें सरकार अपनी तरफ से वापस करेगी, जिससे कि वो भारत में अपना निवेश करें और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। क्या अलिखित वजह थी, पर चीनी कंपनियां तब भी मौजूद थी, पर शायद उनको इस दरवाजे से आने की इजाजत नहीं मिलती थी। पिछले सालों में जब भी चीनी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव आते थे तो वापस हो जाते थे। 2014 के बाद इस दरवाजे से तेजी से भारत में Xiaomi, ओप्पो, वीवो, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी, रेडमी जैसी बड़ी कंपनियां आई और इन बड़ी कंपनियों ने भारत में एक बड़ा मोबाइल प्रोडक्शन का बेस एस्टेब्लिश किया, भारत से निर्यात करना शुरू किया। गलवान घाटी से पहले तक सरकार कोविड से निपटने के लिए जो एक और स्कीम लाई थी, उस स्कीम में इन कंपनियों को और सहूलियतें देने के लिए और ज्यादा सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ाने के लिए भी की घोषणा की गई थी। तो सिद्धांत, भारत में चीन की दूरसंचार कंपनियां और चीन के दूरसंचार इन्वेस्टर्स, जो चीन की दूरसंचार कंपनियां पूंजी लेकर आई और चीन की जो कंपनियां तकनीक लेकर आई और चीन की जो कंपनियां फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर आई, ऐसे तीनों, पूरा ये जो ट्रायंगल था, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें एक तरफ Xiaomi, ओप्पो जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे जो हाथ में स्मार्टफोन बनाते थे, दूसरी तरफ Huawei, ZTE जैसी टेक्नोलॉजी जो नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां थी, जो कि आपके घर के राउटर्स बनाती हैं या टेलीकॉम स्विचेस बनाती हैं, और तीसरी तरफ टेंसेंट और अलीबाबा जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स थे। ये तीनों का पूरा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखता है। बाकी क्षेत्रों में जहां चीन का निवेश है, उसे ढूंढना या समझना सीमित है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से हमें सामने दिखता है तो हम समझ सकते हैं। ये वो तीनों क्षेत्र थे जहां 2010-11-12 से पहले तक चीन पर गहरा शक किया जाता था और यहां आने नहीं दिया जाता था। ये कंपनियां भारत में उस समय निवेश कर रही थी जिस समय पूरी दुनिया में चीन की कंपनियों पर शक किया जा रहा था। Huawei और ZTE को दुनिया के देश रोक रहे थे,
अमेरिका में हुआवे और जेट्टी से सरकारी एजेंसियों को किसी तरीके की डील या सौदे करने से रोक दिया गया था। उसके बाद यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और बाकी देशों की कंपनियों ने चीन की टेलीकॉम कंपनियों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि स्पष्ट रूप से स्थापित था कि चीन की कंपनियां स्पाइंग कर सकती हैं, वो नेटवर्क में ऐसे इक्विपमेंट लगाती हैं जिनमें स्पाईवेयर होते हैं। कम से कम हाई टेक्नोलॉजी और अपने टेक्नोलॉजी नेटवर्क के अंदर चीन की कंपनियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। ये इस दौरान भारत में ओप्पो, वीवो के फोन हमारे हाथ में आ गए, टेलीकॉम नेटवर्क्स हमारे घर में, इक्विपमेंट्स हमारे घर में आ गए, और टेंसेंट और अलीबाबा की पूंजी भारत के उन स्टार्टअप्स में आ गई जिनके जरिए पूरी डिजिटल इकोनॉमी शेप ले रही थी। हमें ये पता नहीं कि आखिर ये परिवर्तन क्यों आया, लेकिन हमें ये पता है कि 2008 से लेकर 2012 तक का दौर भारत के इतिहास में चीन को लेकर संदेह करने का चरम दौर था। कुछ एक अलिखित कोड सा था भारत सरकार के भीतर कि कोई भी चीनी कंपनी अगर अपना निवेश प्रस्ताव लेकर आती थी तो उसे मंजूर नहीं किया जाता था, उसे किसी न किसी सुरक्षा कारणों से लटका दिया जाता था, पीछे धकेल दिया जाता था। यह स्थिति चीन की तमाम उन टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी हुई जो भारत में काफी पहले से ट्रेडर के तौर पर अपने उपकरण तो बेच रही थी, पर इन्वेस्टर के तौर पर उन्हें भारत में आने में बहुत लंबा समय लगा। उन्होंने काफी कोशिश की, तब उन्हें आने दिया गया, जबकि भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में विदेशी निवेश का उदारीकरण काफी पहले कर लिया था, और 2011-12 तक भारत में विदेशी निवेश करीब ऑटोमेटिक अप्रूवल के जरिए 74% हो चुका था। तो भारत का दूरसंचार क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए तो खुला था, पर चीन के विदेशी निवेश के लिए खुला नहीं था। चीन के विदेशी निवेश को रोका गया था दूरसंचार क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण। सिद्धांत, उस दौर की याद करने के बाद जब हम आज की परिस्थिति देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा पैराडॉक्स, बहुत बड़ा अंतर विरोध दिखता है। 2010 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सारे मंत्रालयों की बैठक बुलाकर एक वर्कशॉप की थी और जानने की कोशिश की थी कि चीन को लेकर या चीन का दखल हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। और उसी समय पहली बार यह आंकने की कोशिश की गई कि हम फार्मास्यूटिकल्स के लिए चीन पर कितने निर्भर हैं, टरबाइंस के लिए चीन पर कितने निर्भर हैं, बाकी क्षेत्रों में केमिकल्स के लिए चीन पर कितने निर्भर हैं, और एक रणनीति बनाने की कोशिश शुरू की गई जिसके जरिए चीन पर यह निर्भरता सीमित की जा सके। इसके बाद फिर परिस्थितियां बदली, देश में आंदोलन शुरू हुए और सरकार बदल गई और चुनाव शुरू हो गया। अब हमें यह नहीं पता अभी जब चीन हमारे सर पर खड़ा है, उसने हमें धोखा दिया है, बार बार आदत के मुताबिक हमको स्टैब किया है, और हमारी जो दोस्ती थी, जो हमारे रिश्तों का सबसे अच्छा दौर था चीन से 2014 से 2020 के बीच में, जिसमें हमने चीन के सामने अपना सारा बाजार खोल कर रख दिया। हम बायकॉट चाइना करते रहे, बायकॉट चाइना का पाखंड करते रहे, पर चीन हमारे देश के हर उस क्षेत्र में आ गया जहां से हमसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब ये करवट कैसे आई, क्यों आई, ये हमें नहीं पता। क्या ये पिछली गुजरात सरकार और चीन के रिश्तों की देन थी या पश्चिमी देशों ने भारत की उस दौरान निवेश में उपेक्षा की थी, क्योंकि पश्चिम से आने वाला निवेश भारत में कम हो गया था, इसलिए चीन से बड़े पैमाने पर भारत में निवेश आया, या कोई और वजह रही होगी, ये हमें पता नहीं है। लेकिन चीनी कंपनियों का उन कुख्यात और संदेहास्पद चीनी कंपनियों की भारत में ऐसी खुली धमाचौकड़ी हमने पिछले 5 साल में पहली बार देखी है। अब इस सारे रिश्ते की छाया में जब हमें देखते हैं कि चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों को मारा है, या ईस्टर्न लद्दाख में घुसपैठ करने की कोशिश की है, या जमीन कब्जा करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं हमें वो जो फौजी ताऊ हैं उनके सवाल का जवाब तलाशना पड़ता है कि आखिर जब हमें पता था कि चीन हमारे साथ इस तरीके के डिजाइन के साथ इस तरह धोखा कर रहा है, तो हमने चीन पर इतना भरोसा क्यों कर लिया। और वो भरोसा अब इस स्तर तक पहुंच चुका है कि जब आज हम जिस दिन इसको 26 तारीख को इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक ना तो सरकार ने चीन की कंपनियों से के आयात पर कोई प्रतिबंध लगाया है, न चीन की कंपनियों के सरकारी ठेके रोके हैं, और ना चीन का जो निवेश भारत के स्टार्टअप्स में उनको रिव्यू किया गया। सिर्फ इतनी कोशिश की गई है कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सामान मिलता है और वो सामान का सोर्स क्या है उसे इंगित किया जाए। हालांकि ये बहुत छोटा सा उपाय है। चीन के एक्सपोर्टर और चीन के प्रोड्यूसर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बांग्लादेश, हांगकांग, मलेशिया से तो वो सामान चीन से नहीं आएगा, वो हांगकांग या मलेशिया से या मॉरिशस से आएगा। और एक चीज और ध्यान रखना यहाँ जरूरी है कि अगर भारत में विदेशी निवेश का पिछले 3-4 साल 5 साल का आंकड़ा देखें तो भारत में मैक्सिमम निवेश
में जो टॉप 2 डेस्टिनेशन है ना, वो हांगकांग और सिंगापुर है, और इसके बाद तीसरा डेस्टिनेशन मॉरिशस है। हांगकांग, मॉरिशस और सिंगापुर की अर्थव्यवस्थाओं में इतनी बड़ी कंपनियां नहीं है कि भारत में लाखों बिलियन डॉलर का निवेश हर साल कर दें। तो हांगकांग, मॉरिशस और सिंगापुर के जरिए चीन की कंपनियां अपने आप को बाकी दुनिया में फैलाती हैं। चीन से आने वाला निवेश दिख जाता है, पर हांगकांग से आने वाला निवेश हांगकांग के खाते में दर्ज होता है। तो वो सारा निवेश चीन, हांगकांग, मॉरिशस, सिंगापुर के रास्ते भारत में आया है। इसलिए आज हम जहां फंसे हुए हैं, जहां जिस असमंजस में हैं, वो असमंजस हमें दिखता है कि सरकार चीनी कंपनियों का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने भारत में अपनी स्टेक्स ले रखी हैं, और इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। पर ये सवाल तो हमेशा रहेंगे, और सवाल का जवाब शायद हमें मिले किसी समय, आने वाले समय में, या सरकार ये सोचे कि आखिर क्या वजह थी कि चीन, जिसकी नीयत कभी से साफ नहीं थी, उस पर हमने इतना भरोसा क्यों कर लिया। पिछली बार हमने सुन तुजू की बात कही थी, आज फिर मुझे सुन तुजू की एक बात याद आती है, क्योंकि सुन तुजू पूरी दुनिया में रणनीतियों को लेकर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले चीनी चिंतक हैं, और क्लासिक चीनी चिंतक हैं। उनका कहना था कि जो अच्छे वॉरियर्स होते हैं ना, वो बिना लड़े युद्ध जीत जाते हैं। उनको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं होती, वो बिना लड़े युद्ध जीत जाते हैं। तो क्या चीन हमारे आसपास कोई डिजाइन बना रहा था? चीन भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले लपेटने की और अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था? क्या भारत में, ये सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमें तलाशना पड़ेगा। क्या भारत में चीन के प्रोडक्ट्स के बायकॉट का जो पाखंड हो रहा था, उसकी आड़ में भारत में बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियों को आने के दरवाजे खोले गए थे? अगर इन सवालों के जवाब हमें मिले तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत की चीन को लेकर दुविधा क्या है, और आने वाले समय में जब हमें चीन से अपने को डिसएंगेज करना होगा, आर्थिक रूप से दूरी बनानी होगी, सामरिक रूप से एक बेलिजरेंट, एक जिद्दी और एक उग्र चीन का सामना करना पड़ेगा, तो हमारा ये विश्वास, हमारा ये भरोसा हमारी ताकत को शायद कमजोर करेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मेरा एक सवाल है। मैं एक सिनेरियो देख रहा हूँ, जब ई कॉमर्स पे आप प्रोड्यूसर्स की या प्रोड्यूसिंग कंट्री का आप जिक्र कर रहे हैं, जब हम ये जिक्र कर रहे हैं, सरकार ये बोल रही है कि आप सरकार भले न बोले, लेकिन सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट में चाइनीज खाना खाने, चाइनीज बनाने वाला रेस्टोरेंट को बंद कर देना चाहिए, भले ही वो कितनी भी चिंताजनक और कितनी भी हास्यास्पद बात क्यों न हो। वहीं पर बीसीसीआई के आईपीएल को वीवो फंड करता है। हाँ, वीवो जैसी बड़ी कंपनी बीसीसीआई के आईपीएल को फंड कर रही है। 2 दिन पहले एक खबर भी थी, शायद एक्सप्रेस की थी, कि 350 साढ़े 400 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजर कहां से लाएंगे, स्पॉन्सर कहां से लाएंगे आईपीएल के लिए, उनका ये कहना था। तो क्या हमने चाइना के लिए एक बहुत ही ज्यादा नॉन कॉम्पिटिटिव समाज विकसित कर दिया? सरकार ने बहुत नॉन कॉम्पिटिटिव डोर दे दिया चाइना को, दूसरे इन्वेस्टर्स की अपेक्षा टैरिफ सस्ते कर दिए। क्या कर दिया चाइना के लिए? मतलब हमारा आकलन क्या है? मुझे लगता है कि जो आप भी स्पॉन्सरशिप का जिक्र कर रहे हैं, आईपीएल के स्पॉन्सरशिप का जिक्र कर रहे हैं, या आप बहुत सारे और बाकी निवेश प्रस्ताव जिन पर हम पिछले किश्तों में चर्चा करते हैं, इन सारी चीजों को देखा जाए तो आपको ये तो समझ में आएगा कि पिछली सरकार अपनी पिछली सरकारों की तुलना में चीन को लेकर कहीं ज्यादा उदार थी, कहीं ज्यादा लिबरल थी। क्योंकि जो सेक्टर्स हम पहले सेंसिटिव मानते थे, जिन सेक्टर्स में इवन यूरोप की कंपनियों को भी आने से हम रोकते थे, उन सेक्टर्स में भी हमने अगर चीन को आने दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि चीन को लेकर भारत की आर्थिक नीतियों में एक बड़ा शिफ्ट था। और ये शिफ्ट तब शायद इसी शिफ्ट की वजह थी कि चीन 2014 तक जो ट्रेडर था वो भारत में इन्वेस्टर हो गया। नहीं तो पिछली सरकारें चीन को इन्वेस्टर होने की इजाजत नहीं देती थी। तो एक बड़ा शिफ्ट था। अब दूसरे जो पहलू आप बता रहे हैं कि हमने चीन के लिए कोई विशेष दरवाजे खोले या विशेष खिड़कियां खोली, ऐसा नहीं हुआ। केवल चीन को जो अलिखित प्रतिरोधों के तहत, नॉन टैरिफ बैरियर्स के तहत, अलिखित ढंग से एफआईपीबी में चीन से आने वाले प्रस्ताव को रोकने की जो प्रक्रिया थी, उसे हटा दिया। और हमने देखा कि 2014 के बाद भारत में 800 से ज्यादा चीनी कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में आकर सक्रिय हो गई। पर चीन भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारत में इस तरह से इतनी तेजी से आया कैसे? इसके पीछे चीन की अपनी व्यापारिक रणनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दुनिया के सारे बाजार कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, लागत की दृष्टि से सेंसिटिव होते हैं। चीन एक स्ट्रेटेजी के साथ किसी भी दुनिया के देश में जाता है। जैसे हमने पिछली बार कहा था कि चीन की कंपनियां उनकी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के फ्लैग बेयरर हैं, झंडा लेकर चलती हैं। चीन हमेशा दुनिया के किसी भी देश में उस देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है या यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे सस्ती सर्विसेज, उससे सस्ता प्रोडक्ट ऑफर करता है। अगर भारत में यूरोपियन टेलीकॉम कंपनियां पहले से मौजूद थी, सीमेंस, अल्कासेल, ल्यूसेंट, अल्काटेल, ल्यूसेंट,
नोकिया, ये सारी कंपनियां मौजूद थी। पर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनियां हुआवे और जेटी से कॉम्पीट नहीं कर पाई? उसकी वजह यह थी कि चीन की कंपनियां इन कंपनियों की तुलना में सस्ते इक्विपमेंट बेचती थी, और इसके साथ चीन का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चीन की कंपनियों को बैक करता है। डिफॉल्ट क्रेडिट पर सामान उपलब्ध होता है। यदि आप चीन से इक्विपमेंट लेना चाहते हैं तो 5 साल तक उसके बदले सप्लायर्स क्रेडिट मिलता है, जो शायद यूरोप के और बाकी देशों में नहीं मिलता। इसलिए चीन की कंपनियां बहुत तेजी से उस कॉस्ट के सहारे, एक सस्ती लागत के सहारे कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल रहती हैं। अभी हाल फिलहाल में भारत में कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की चर्चा अखबारों में, अलग अलग क्षेत्रों में आई, जहां चीनी कंपनियों ने अपनी नियरेस्ट राइवल कंपनियों को पछाड़ दिया, क्योंकि चीन की कंपनियां वो बिड दे सकती हैं जिस बिड के बाद भी उनको फायदा होगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट काफी कम है। और हमने ये नहीं देखा कि कॉस्ट की अंडरकटिंग कैसे होती है, हमने ये नहीं देखा कि चीनी कंपनियां ये सारी कॉस्ट कैसे मैनेज करती हैं। क्या वो नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाती हैं? क्या वो पूंजी के सहारे इन्फ्लुएंस करती हैं? क्या उनके इन्फ्लुएंस के और भी सारे तरीके हो सकते हैं? ये हमने देखने की कोशिश नहीं की। और इसलिए कॉस्ट का एडवांटेज, लिबरल पॉलिसी और भारतीय बाजार में मंदी, जिसके कारण भारत की कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करने की स्थिति में नहीं थी। 2014 के बाद हमने ट्विन बैलेंस शीट रिसेशन देखी थी कि बैंकों का कर्ज उनके ऊपर लदा हुआ था, उनके मुनाफे गिर रहे थे। और चौथी चीज है कि यूरोप की कंपनियां या अमेरिका में ट्रंप की कोशिश की अमेरिकी कंपनियां अमेरिका में ही निवेश करें, और यूरोप की मंदी, ये 5-6 कारण एक साथ थे जिसने बड़े पैमाने पर भारत में चीन की कंपनियों को आने, जड़े जमाने और तेजी से कारोबार फैलाने में मदद की। और इसका उदाहरण जैसे हमने विस्तार से टेलीकॉम सेक्टर में जो हमारे हमने आसपास फैला हुआ, उसका उदाहरण हमने आपके सामने जिक्र भी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एक सवाल है कलारिया जय, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, एक बार हमने भी कह भी चुके हैं, बहुत सारे सवाल इनके आते हैं। ये मेरा भी सवाल था कि 2 सवालों को जोड़कर देख लीजिए आप, कि एक तो हम सेल्फ रिलायंट बने कैसे। हम ठीक है, हम सारी बात कर ले रहे हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा निर्भर हैं, खासकर 2014 के उस 2014 की उन 2 बड़ी घटनाओं के बाद, कि जिसमें देश में एक नई सरकार आती है और देश में चीन के लिए नया रास्ता खुलता है, उसके बाद जो एक ट्रेंड है, तो हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए। तो हम सेल्फ रिलायंट बने कैसे, ये इसका तरीका कहां से निकलेगा। और इसी में जोड़ लीजिए कि इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी है, इसके बीच में सेल्फ रिलायंट बनने की प्रैक्टिस में अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का चैनल बंद कर दें, तो कहां इकोनॉमी जाकर टिकेगी हमारी। सिद्धांत, इंडिया क्या कर सकता है इस पर अगली बार विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हमने क्या सीखा पिछले 15-16 साल में चीन से, और भारतीय अर्थव्यवस्था में तात्कालिक तौर पर अभी क्या करने की जरूरत है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो समझना जरूरी है कि भारत के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। जो दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का चैनल बंद कर देंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, क्योंकि 2 चीजें समझना बहुत जरूरी है। भारत की निर्भरता चीन पर फिनिश्ड प्रोडक्ट को लेकर ही नहीं है, रॉ मटेरियल को लेकर भी है, कंपोनेंट को लेकर भी है। ये सारा बायकॉट चाइना, ये सारा ट्रेंड करना, या सड़क पर खड़े होकर कुछ चीनी सामान जला देने से उन लोगों का क्या होगा जो बड़े पैमाने पर चीन के जरिए कारोबार कर रहे हैं। हमने वुहान में सिर्फ जब कोविड फैला और वहां से सप्लाई रुकी, तो हमने भारतीय बाजार में कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की, दवाओं की इन्फ्लेशन में 15 से 20% की बढ़ोतरी देखी। भारत में बहुत गहराई से जिन जिन क्षेत्रों में चीन कमोडिटीज के सहारे, तकनीक के सहारे इक्विपमेंट के सहारे बैठा हुआ है, उसे तत्काल बंद कर देने का मतलब है कि मंदी को और गहरा करना, बहुत सारे छोटे लोगों को हिट करना, उनके कारोबार को हिट करना और उनके कामकाज को बंद कराना। प्रत्यक्ष रूप से सामने कहना अच्छा है, पर आप जाकर नेहरू प्लेस के बाजार में या भगीरथ पैलेस के बाजार में या किसी भी बड़े वैसे बाजार में जाकर ट्रेडर से बात करिए, कारोबारी से बात करिए, तो वो आपको बताएगा कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो चीन का सामान बंद कर दे, वो बेचेगा क्या। और भारत की निर्भरता कैंची तक बनाने में जैसे मैंने आपको बताया कि जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो पंप पड़ा हुआ है, उसकी निर्भरता भी चीन के लेवल के ऊपर है। और कई सारे क्षेत्र और कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं सिद्धांत, जिन्हें हम भारत में बिल्कुल भी नहीं बनाते, जीरो कैपेसिटीज है, पूरी तरह चीन से आते हैं। और एक बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी एसेसरीज की, ऐसे प्रोडक्ट की। दूसरी बड़ी बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि चीन के साथ स्ट्रेटेजिकली हम कैसे
चीन को ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चीन के क्या विकल्प बना सकते हैं, उसके लिए एक चीज और समझना जरूरी है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं, कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें सिर्फ चीन बनाता है दुनिया में, चीन के अलावा कोई नहीं बनाता, क्योंकि चीन की कैपेसिटीज इतनी बड़ी हैं कि दुनिया के बाकी देश भी उनसे सामान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एक कह दें कि आप चीन से बना हुआ एक कंपोनेंट नहीं लेके आएंगे, आप ताइवान से ले आएंगे, तो ताइवान में वो कंपोनेंट भी चीन के कच्चे माल पर ही बन रहा होगा, या आप कोरिया से ले आएंगे तो वो चीन से गए हुए कंपोनेंट पे बन सकता है, क्योंकि चीन ने पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में अपनी कैपेसिटीज, इनोवेशन को इतनी बड़े पैमाने पर पहुंचाया है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो चुके हैं। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमें चीन से निर्भरता को कैसे हैंडल करना है। इन दोनों के बीच में जब हम खड़े हों, सीमा पर चीन अपने सारे सैन्य साजो सामान के साथ हमें देख रहा हो आंख में आंख डालकर, और भीतर चीनी कंपनियां अपने एक्सपेंशन प्लान अनाउंस कर रही हो। अभी रेडमी ने अनाउंस किया कि वो अगले 2 महीने के भीतर भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, भारत में 7,500 नए लोगों को नौकरी देगा, अपने प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाएगा। एक तरफ तो कितना बड़ी असंगति है, कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि आप एक ही अखबार में, एक ही वेबसाइट के ऊपर एक तरफ पढ़ते हैं कि गलवान घाटी में चीन ने भारत के 20 सैनिकों को मारा, और दूसरी तरफ आप पढ़ते हैं कि भारत में रेडमी, श्यामी या वन प्लस अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगी, नए लोगों को नौकरी देंगी और क्षमता बढ़ाएंगी। ये पैराडॉक्स कैसे आया? इस पैराडॉक्स से निकलना हमारे लिए जरूरी है, और हमें बहुत जल्दी ये तय करना पड़ेगा कि हम चीन के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं आर्थिक संबंधों में, और उस आर्थिक संबंधों की जो सीमा तय करना है उसकी अपनी एक लागत उठाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को तैयार रहना पड़ेगा। मानी किसी रेडिकल या किसी तेज तर्रार कदम से नहीं, प्लानिंग से चलना होगा, शनह शनह चलना होगा, और वही सरकार कर भी रही है। देखिए, सरकार किसी रेडिकल कदम के सहारे सरकार ने ये नहीं कह दिया कि हम चीन से आने वाले सारे सामानों के ऊपर 50% ड्यूटी बढ़ा देते हैं, या भारत में काम करने वाली चीनी कंपनियों के ठेके रद्द कर देते हैं, या कल से श्योमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस के फोन बनना बंद कर देते हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि चीन भारतीय अर्थव्यवस्था में टू बिग टू फेल हो गया है, टू बिग है, काफी बड़ा है, कई सेक्टर्स में तो बहुत बड़ा है, काफी गहराई तक है। अब कैसे उसे सुरक्षा से बचाया जाए, कैसे दूसरे स्टेक होल्डर से बात की जाए, कैसे ट्रांसपेरेंसी लाकर चीन के दखल को सीमित किया जाए, कैसे कंपटीशन खड़ा किया जाए जिससे चीन को ये डर लगे कि अगर मेरे पास से आप नहीं लोगे तो इसके पास से लोगे जाके के सामान। ये सारी चीजें ठंडे दिमाग से लंबे समय की प्रक्रियाएं, और इसलिए वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि कहीं ना कहीं चीन को पहचानने में हमसे फिर गलती हुई है। कहीं ना कहीं हमने चीन के डिजाइन को समझने में, चीन के आर्थिक डिजाइन को समझने में गलती की है। कहीं ना कहीं चीन की सस्ती टेक्नोलॉजी, चीन की सस्ती पूंजी ने हमें फिर लुभाया है, और इसलिए आज हम आर्थिक दृष्टि से भी असमंजस में फंसे हुए हैं और कूटनीतिक दृष्टि से भी हमारे हाथ बंधे से लगते हैं। तो ये है हमारा इस हफ्ते का अर्था। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में सवाल आए, सवाल पूछिए, सवाल का जवाब हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और Facebook पर देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए, लल्लन टॉप है। सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो थोड़ा कटा होगा, इंटरनेट का जमाना है, थोड़ा खराब होगा तो माफ कीजिएगा। घर पे रहिएगा, कोरोना, बारिश, पानी, बिजली सब गिर रही है, तो अपना ख्याल खूब अच्छे से रखिएगा। शुक्रिया।